हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस आपका स्वागत करते हैं डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं प्रथम वर्ष का गणित शिक्षण का इकाई 2। जी हाँ, इसके पहले हम इकाई 1 की बात कर चुके हैं, जिसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तरों को हमने कवर किया है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि उत्तर लिखने कैसे हैं और परीक्षा में अच्छे अंक कैसे अर्जित करने हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे इकाई 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। जी हाँ, प्रश्नों को हम उत्तर के साथ हल करेंगे, साथ ही साथ उत्तर कैसे लिखने हैं, कौन से संभावित प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी बात हम करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि इकाई 2 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से कम 12 अंकों का प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। तो 12 अंक लेने के आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा उन्हें आप अपने नोटबुक, उन्हें आप अपने टेक्स्ट बुक, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से अच्छे से पढ़िएगा और पूरा ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के कौन से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर हम सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न पर जाएं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही संभावना है आने की, तो वो प्रश्न है कि गणित शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। जी हाँ, गणित शिक्षण। अब ये गणित शिक्षण हमारा है, तो इस पे सभी सवाल जो होंगे, सभी प्रश्न जो होंगे वो गणित पर आधारित होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि गणित शिक्षण क्या होता है, तो भाई गणित शिक्षण क्या है? तो गणित शिक्षण जो है, गणित सिखाना, उसकी कोई मेथड, उसकी कोई विधि होगी। भाई तरीकों से गणित सिखाया जाता है ना, गणित सिखाने के तरीके हैं। तो गणित सिखाने की कौन सी 2 विधियां, कौन से 2 तरीके, वही पूछा है। तो यहां पर 2 विधियां हैं, 2 तरीके हैं। एक है आगमन विधि, दूसरी है निगमन विधि। जी हाँ, गणित शिक्षण की 2 विधियां हैं, एक आगमन विधि, दूसरी निगमन विधि। जी हाँ, तो ये 2 प्रकार की विधियां हैं जो गणित में सिखाई जाती हैं, जिनसे गणित सीखा जाता है। अक्सर छात्रों को इन्हीं विधियों के द्वारा सिखाया जाता है। प्रत्येक विधि का अपना स्वयं का खासियत है, इनकी अपने अपने फायदे हैं। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, ये 2 आप जानेंगे ही। भाई आगमन विधि, निगमन विधि गणित शिक्षण की विधियां हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, ये भी पढ़कर जाना परीक्षा के लिए। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे पहले प्रश्न पर ही आधारित है। क्या प्रश्न है कि निगमन विधि के गुण लिखिए। जी हाँ, अभी हमने पढ़ा कि गणित शिक्षण के 2 विधियां हैं। कौन सी 2 विधियां हैं? आगमन विधि और निगमन विधि। तो निगमन विधि के गुण लिखिए। जी हाँ, निगमन विधि जो है उसकी गुण, उसकी विशेषता है। गुण मतलब खासियतें होंगी, वो हमें लिखना है। अवगुण नहीं लिखने हैं, गुण लिखने हैं, यानी फायदे, उसकी विशेषताएं, उसकी अच्छाई लिखनी है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए। और मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे दूं कि जब भी आप कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे निगमन विधि पढ़ रहे हैं, तो निगमन विधि के गुण, निगमन विधि के अवगुण दोनों पढ़ के जाइए और निगमन विधि क्या है इसकी भी जानकारी लीजिए। तो आप 3 प्रश्नों की तैयारी कर लेंगे और फिर निगमन विधि पे आधारित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप पढ़ पाएंगे। तो कभी भी किसी टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उस टॉपिक को पूरा पढ़िए, उसके फायदे, उसके नुकसान और तो और वो टॉपिक क्या है ये भी पढ़ के जाइए। तो उस टॉपिक से आधारित चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए आपको परीक्षा में, आप उसको पूरी अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको हमेशा क्या करना चाहिए, किसी भी टॉपिक की संपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। यहां पर समय कम है, यहां पे बोर्ड पे जगह कम है, तो मैं सब कुछ डिटेल में नहीं लिख सकता। तो आपको मैं जनरल आइडिया दूंगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा, सजेशन दूंगा कि आपको किसी टॉपिक के बारे में सब कुछ पढ़ना चाहिए। यहां से आप उदाहरण लीजिए, यहां से आप जनरल आइडिया लीजिए कि भाई उत्तर लिखते कैसे हैं, उत्तर पढ़ते कैसे हैं। जी हाँ, और प्रश्नों को समझते कैसे हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका है। तो मैं यही आपको मार्गदर्शन दूंगा, सलाह दूंगा कि ऐसा कीजिए। चलिए, हमारा प्रश्न जो है वो है निगमन विधि के गुण लिखिए। जी हाँ, दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि निगमन विधि के गुण लिखिए। निगमन विधि में खासियत क्या होती है? तो भाई सबसे पहली बात, निगमन विधि जो है छात्रों को पढ़ाने की बड़ी अच्छी मानी जाती है। ये बाद में देखेंगे, ये किताब की जो भाषा बाद में मैं आपको ओरली समझा दूं कि जो निगमन विधि है उसे छात्र जल्दी सीखते हैं। निगमन विधि से छात्रों को सीखने में सरलता होती है और निगमन विधि सरल है सिखाने में, बड़ी जल्दी बच्चे सीख पाते हैं। तो निगमन विधि के फायदे हैं। ठीक है, तो वही हमें लिखना है। तो सबसे पहला क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। जी हाँ, निगमन विधि में क्रमबद्ध यानी पहले 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कि आप कह सकते हैं पहले उसका हमें परिचय मिलेगा, फिर उसके गुण मिलेंगे, फिर उसके अवगुण मिलेंगे, फिर उसकी खासियतें मिलेंगी, फिर उसमें सुधार और साथ ही साथ प्रस्तावना, यानी कि क्रमबद्ध ज्ञान। यानी जैसा आप कह सकते हो पहली से लेकर 10 तक, यानी पहली कक्षा से लेकर क्रमबद्ध, यानी कि पहले सरल, फिर थोड़ा मध्यम और फिर उसके बाद कठिन, अत्यंत कठिन। इस प्रकार के जो ज्ञान है, इस प्रकार का जो प्रश्न है, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो इसमें क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। निगमन विधि के गुण लिख रहे हैं। पहला, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। जी हाँ, इसमें कम परिश्रम करके भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, इसमें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। तीसरा, नवीन समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। जी हाँ, निगमन विधि में नवीन समस्याओं का क्या होता है, समाधान प्राप्त होता है। आगमन विधि में भी हम कह सकते हैं, उसमें भी यही होता है, तो इसमें भी होता है। तो इसके गुण लिखने हैं। ठीक है, 3 गुण याद रखिएगा।
क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और नवीन समस्याओं का समाधान मिल जाता है इस निगमन विधि में। तो ये हो गए हमारे दो महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की। जी हाँ, तीसरा जो है वो है विषम भिन्न क्या होता है। भाई विषम के बारे में आप जानते होंगे, सम विषम संख्या, इवन ऑड जानते होंगे आप अंग्रेजी में, ठीक है। तो विषम भिन्न क्या होता है ये पूछा गया है। तो भाई जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं, जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होंगे, जी हाँ, उनका जो हर होगा उससे बड़े होंगे, जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं और जिनका मान 1 से अधिक होता है, जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं, जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं और उन भिन्नों का मान 1 से बड़ा होता है, 1 से अधिक होता है, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं, वो विषम भिन्न कहलाता है। जी हाँ, ध्यान क्या रखना है कि भाई जिन भिन्नों के हर वंश से बड़े होते हैं, जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं, ध्यान रखिए, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े, जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिए, अंडरलाइन, जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े, जी हाँ, जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं और जिनका मान जो है 1 से अधिक होता है, जिनका मान 1 से अधिक होता है, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। अगर 1 से अधिक मान है तो विषम भिन्न, 1 से कम मान है तो सम भिन्न। ये ध्यान रख सकते हैं आप, इसी से दूसरा प्रश्न भी जान सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे से चौथा प्रश्न भी जान सकते हैं, सम भिन्न क्या है तो विषम भिन्न क्या है भी पूछ सकता है। तो भाई जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े नहीं होते, हर से छोटे होते हैं और उनका मान 1 से कम होता है, तो उसे हम सम भिन्न कहते हैं। जी हाँ, इसका ही पूरा उल्टा कर दो तो आपको सम भिन्न प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यहां पर लिखा हुआ विषम भिन्न क्या है, तो भाई विषम भिन्न क्या है, विषम भिन्न के अंश हर से बड़े होते हैं और उनका मान जो है 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक मान आएगा, 2 3 4 जो इतना भी आएगा 1 से अधिक आएगा, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। तो ये हो गया विषम भिन्न की बात। भाई ये हो गया हमारे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, सम वाला भी मैंने बता दिया, तो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न तो यहीं पर हो गए, ठीक है। और निगमन विधि के बारे में बता दिए, ये भी पढ़कर जाइए, आगमन के बारे में पढ़कर जाइए, सब कुछ आगमन के गुण क्या है ये भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 4 की ओर कि मूल्यांकन के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, यानी कि जब कोई शिक्षक छात्र का मूल्यांकन करता है, उसकी कॉपियां जांचता है, उसके व्यवहार, उसके गुण, उसके ज्ञान का जब मूल्यांकन करता है तो इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों, जैसे मैं शिक्षक हूं तो मैं जब अपने छात्रों की कॉपियां चेक करता हूं तो मैं जो मूल्यांकन करता हूं उन्हें नंबर देता हूं, क्यों करता हूं, क्यों देता हूं उन्हें नंबर, ठीक है। उनका मूल्यांकन मैं क्यों करता हूं, उसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण है। तो देखिए, छात्रों के गुण दोषों की पहचान और निदान करना। जब हम कॉपी चेक करते हैं तो ऐसा नहीं है कि छात्र ने कुछ गलत लिखा है, अगर हम उत्तर पुस्तिका चेक करेंगे, मान लो गलत लिखा है, तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ उसको गला लगा देंगे, उसको काट के वहां लिखेंगे सही कि यहां पर सही क्या होना चाहिए। जी हाँ, हम समस्या ढूंढेंगे और समस्या का समाधान भी करेंगे। जी हाँ, छात्रों के गुण दोषों को पहचानना और निदान करना, छात्र किसमें अच्छा लिखता है। जैसे मैं कभी कॉपियां चेक करता हूं अपने छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं, तो छात्रों को मैं कहता हूं तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, लेखन, तुम इस पे ध्यान दो। और किसी का नहीं है तो बोलता हूं तुम अभ्यास करो, तुम्हें ये देखना चाहिए, मात्रा पे ध्यान दो, अक्षर छोटे बनाओ। इस प्रकार का मैं उन्हें क्या करता हूं, समाधान भी देता हूं और उन्हें क्या गलतियां ये भी पहचानता हूं। तो ये छात्रों को गुण दोषों को पहचानना और निदान करना, ये मूल्यांकन का पहला उद्देश्य है। दूसरा, विषय वस्तु शिक्षण विधियों को जांचना। जी हाँ, जो विषय वस्तु यानी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मटेरियल जो है, और शिक्षण विधि जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उसको जांचना। मैंने जो पढ़ाया क्या छात्र ने उस तरीके से समझा, क्या छात्र को समझ में आया, क्या वो तरीका सरल है, ठीक है। तो यही बातों को जांचना भी क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। और तीसरा, छात्रों की रुचि और योग्यता को समझना। यदि कोई छात्र मेरे विषय में, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूं, तो कोई छात्र मेरे विषय में अगर अच्छा अंक लाता है, वो अच्छे नंबर लाता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है उसका, तो मैं ये समझ जाऊंगा छात्र की रुचि सामाजिक विज्ञान में है। किंतु अगर छात्र की रुचि नहीं है तो वो जाहिर सी बात है कि वो उसमें अच्छे अंक नहीं ला पाएगा, अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा, उसके मार्क दिन ब दिन उसके नंबर जो है कम होते जाएंगे, तो मैं पहचान पाऊंगा। तो छात्रों की रुचि और योग्यता को समझना। यदि कोई बालक असाधारण रूप से बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला है गणित में, तो पहचान जाऊंगा कि इसका गणित बहुत तेज है, मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है ना, इसका गणित बहुत योग्य है, तो हम समझा पाऊंगा, मैं जान पाऊंगा और छात्र को अवसर दे पाऊंगा और निखरने का। तो छात्रों की रुचि और योग्यता को समझना ये भी बहुत आवश्यक है। इसी से मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के यही 4 उद्देश्य भी होंगे, ठीक है। 4 तो हमें ध्यान रखना नहीं है, आप 4 के पढ़ जाएगा, 2 मार्क्स का आता है, ठीक है, या 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का है तब भी आप 4 लिखिएगा। तो आपको पढ़कर जाना है पूरा, ठीक है, 4-5 पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले वर्ष पूछा भी जा चुका था। जी हाँ, अब ये प्रश्न जो ऐसे नहीं पूछा था, जी हाँ, इसका प्रश्न को ऐसे नहीं पूछा था, मैं आपको बताता हूं प्रश्न कैसे पूछा था। पहले आपको प्रश्न समझा दूं, फिर इसका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऐसा पूछा था कि व्हाट इज
कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, और हिंदी में सतत मूल्यांकन क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो भाई ये घुमा फिरा के पूछता है। और अभी है सीसी क्या है, सीसी का अर्थ होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। जी हाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जी हाँ, सतत यानी हमेशा, कंटिन्यू, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, बड़े पैमाने पे, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। जी हाँ, तो सतत मूल्यांकन क्या है, हिंदी में ऐसा पूछा तो आपको बताना पड़ेगा कि सतत मूल्यांकन का अर्थ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अर्थात सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसमें एक विशेष प्रकार की विधि से मूल्यांकन किया जाता है। सीसीई क्या है और पूछ देगा सतत मूल्यांकन क्या है, या फिर पूछ सकता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है। कैसे ही प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है। यहां पर मैंने बता दिया क्या है, तो आप जान पा रहे हैं। सीसी का अर्थ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, अंग्रेजी में इसे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। आ भी चुका है, घुमा फिरा के फिर से पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सर्वांग समता आकृति क्या है। जी हाँ, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, सिमेट्रिकल यानी कि सर्वांग समता आकृति क्या है। ऐसी आकृति मतलब जो सब तरफ से सेम हो, माप में भी और आकार में भी। उदाहरण के तौर पर यदि मैं यहां पर आपको 2 पेन दिखाऊं, तो ये जो पेन दिख रहा है आपको, दोनों का आकार सेम है, दोनों का माप भी सेम, बस इनका रंग भिन्न है। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऐसा ले लूं पेन जिसका रंग भी सेम हो, जैसे कि इस पेन की बात कर लेते हैं, तो देखो आप ये दोनों पेन जो दिख रहे हैं, दोनों जो चीज की जो आकृतियां समान है, इनका माप भी समान है, ना छोटे बड़े कुछ नहीं है। ठीक है, इनका रंग भी समान है। तो इस प्रकार की आकृतियों को क्या कहते हैं, सर्वांग समता आकृति कहते हैं। जी हाँ, देख लीजिए सर्वांग समता आकृति क्या है, तो वो आकृतियां जिनका आकार एवं माप, जी हाँ, जिनका आकार एवं माप क्या होता है, समान होता है। दोनों का आकार एवं माप समान होगा। जैसे देखिए 2 हाथ मेरे, तो दोनों का आकार समान है, दोनों का माप भी समान है, एक दूसरे पर फिट बैठ जाते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रहे हैं। तो ये इसे हम सर्वांग समता आकृति कहते हैं, सिमेट्रिकल। हमने ज्योमेट्री एंड ज्यामिति में इसको पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो वे आकृतियां जिनका आकार एवं माप समान होता है, जिन्हें एक विशेष प्रकार की आकृतियों से पहचाना जाता है, उन्हें सर्वांग समता आकृति कहते हैं। तो जी हाँ, ये हो गया सर्वांग समता आकृति। यहां पे हमने 6 प्रश्न देखे। गणित शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए, निगमन विधि के गुण लिखिए, विषम भिन्न क्या होता है, मूल्यांकन के कोई 4 उद्देश्य लिखिए, सीसी या सतत मूल्यांकन क्या है, सर्वांग समता आकृति क्या है। तो ये आपके सामने यहां पर 6 से ज्यादा ही, मैंने विषम का सम का भी बता दिया आपको, सीसी अलग अलग कैसे पूछ सकता है भी बता दिया मैंने आपको, आगमन विधि निगमन विधि ये भी मैंने आपको बताया। तो घुमा फिरा के कैसा भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण 6 प्रश्न, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, और ताकि अभ्यास करने में आपको आसानी हो, आप अपने नोटबुक में से नोट भी कर लीजिएगा, ताकि जब परीक्षा का समय आए तो रिविजन करने में बड़ी आसानी हो आपको। चलिए हम बढ़ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो छात्रों, आगमन और निगमन विधि पर पिछली परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे गए थे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 4 प्रश्न केवल आगमन और निगमन विधि पर ही पूछे गए थे। 5 नंबर का भी, 3 नंबर का भी, 2 नंबर का भी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टॉपिक के ऊपर, जिस विषय के ऊपर 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो कितना ही महत्वपूर्ण होगा। तो हमें आगमन और निगमन विधि के बारे में सब कुछ पढ़ना है। अभी इसके पहले मैंने आपको निगमन विधि के गुण बताए, लेकिन हमने आगमन विधि के बारे में नहीं पढ़ा, और हमने निगमन विधि के दोष भी नहीं पढ़े, है ना। तो हम भाई आगमन विधि के गुण और दोष, साथ ही साथ निगमन विधि के दोष भी पढ़ लेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए भाई, आगमन और निगमन विधि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे संबंधित प्रश्न आएगा, गारंटी है 100%। तो चलिए देखते हैं निगमन विधि के बारे में। तो भाई अगर निगमन विधि के बारे में बात करें और आगमन विधि के बारे में, तो ये ऐसी विधियां हैं जिससे छात्रों को शिक्षा दी जाती है। जी हाँ, कक्षा में पढ़ाने का, सिखाने का जो तरीका है, जो विधि है, वही आगमन और निगमन विधि है। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं, प्रश्न कैसा आ सकता है कि आगमन विधि पर टिप्पणी लिखिए, या फिर आगमन विधि के गुण एवं दोष बताइए, या फिर आगमन विधि के बारे में उसका गुण, उसका दोष और आगमन विधि क्या है ये बताइए। ठीक है, आगमन विधि क्या है, इसके गुण और दोष लिखिए, ऐसा आ सकता है आपको प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ जाते हैं आगमन विधि के ऊपर। तो पहले जान लीजिए आगमन विधि क्या है। तो भाई इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, जी हाँ, स्पेशल से जनरल की ओर, इस बात को ध्यान में रखिए, बहुत ही स्पेशल से, यानी पहले कठिन, उसके बाद फिर आसान, इस बात को ध्यान रखिए। इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें छात्र के समक्ष उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उन उदाहरणों को समझकर छात्र उन उदाहरणों से निष्कर्ष निकालता है। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई शिक्षक कक्षा में सिखाता है तो एक कहानी सुनाएगा या कोई उदाहरण रखेगा और बोलेगा ऐसा होता है, तो सोचो आगे क्या होगा। तो छात्र अपना निष्कर्ष निकालते हैं उदाहरण के आधार पर। तो इस प्रकार की विधि से पढ़ाना, पहले डायरेक्ट उनको कहानी सिखाओ और फिर जब वो सीखेंगे तब ये कहलाएगी कौन सी विधि, आगमन विधि। जी हाँ, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य, यानी कि उनको पहले उसका एकदम कठिन भाग समझाया जाता है, फिर उसके बाद वो निष्कर्ष निकालकर सामान्य की ओर जाते हैं।
तो आगमन विधि वह विधि है जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। जी हाँ, अग्रसर होना मतलब चलना बढ़ना, ठीक है। तो आगमन विधि वह विधि है जिसमें सामान्य से विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य, तो ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखना, विशिष्ट से सामान्य, ठीक है। आगमन विधि आना, ठीक है, तो विशिष्ट से अग्रसर होते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। तो आगमन विधि वह विधि है जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें छात्र के समक्ष कई उदाहरण रखे जाते हैं, फिर छात्र उन उदाहरणों को समझकर उन उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो उसे ही आगमन विधि कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए भाई। अब इसका ही उल्टा कर लो निगमन विधि में, तो इसमें आगमन में विशिष्ट से सामान्य, तो निगमन विधि में भाई सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आगमन विधि के गुण की, कि आगमन विधि के क्या क्या गुण हैं, ठीक है, और आगमन विधि के क्या क्या दोष हैं। तो सबसे पहले हम आगमन विधि के गुणों की बात करेंगे। तो आपको अलग से ये भी सवाल पूछ सकता है कि आगमन विधि के गुण लिखिए, तो एक ही प्रश्न के अंदर कई प्रकार के प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। तो आगमन विधि के गुण लिखिए। तो भाई आगमन विधि का पहला गुण, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। जी हाँ, मन के आधार पर आधारित है भाई, इसमें सोचना पड़ता है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, मन और बुद्धि का उपयोग करके सोचो, निष्कर्ष निकालो, उदाहरण को समझो, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरी बात, कक्षा सजीव एवं रुचिकर बनती है। अगर कक्षा में उदाहरण नहीं होगा, किताब में जो लिखा है वही लाइन रटेंगे बताएंगे, तो छात्रों को रुचिकर नहीं लगेगा। कक्षा जो है ऐसी लगेगी कि बस सब कुछ शांत है, नीरस है। तो कक्षा को अगर रुचिकर बनाना है, सजीव बनाना है, सारे छात्र ध्यान रखकर सुने, सब पढ़ाई में इंटरेस्ट लें, बहुत रुचि लें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भाई यही विधि अपनानी पड़ेगी। जी हाँ, आगमन विधि से कक्षा सजीव एवं रुचिकर बनी रहती है। तीसरा, छात्र बड़े ध्यान से सुनते हैं। अगर हमको इनको नियम बताए, छात्र को कुछ सूत्र बनाए गणित का, तो नहीं समझेंगे। लेकिन अगर कोई कहानी सिखाओ कि एक बार ऐसा हुआ था, एक बार एक राजा था तो ऐसे ऐसे हो गया था, तो बच्चे फटाफट ध्यान लगा के सुनने लग जाते हैं। जी हाँ, तो कभी भी उदाहरण जब दिए जाते हैं तो छात्र बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो हमेशा उदाहरण से शुरुआत करनी चाहिए पढ़ाने में, ठीक है। तो ये शिक्षक का अंदर ही गुण होना चाहिए, इसलिए तो ये पढ़ाया भी जा रहा है, ठीक है। छात्र बड़े ध्यान से सुनते हैं आगमन विधि में, क्यों? क्योंकि इसमें उदाहरण देने पड़ते हैं। चौथा, छात्र एवं अध्यापक दोनों ही क्रियाशील होते हैं। छात्र क्या होते हैं, एकदम ध्यान लगाकर सुनते हैं। अध्यापक क्या करता है, एकदम ध्यान लगा के उनको बताता है, स्टोरी सुनाता है, कहानी सुनाता है। तो यहां पर दोनों इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी अध्यापक भी पढ़ाने में क्रियाशील है और छात्र भी पढ़ने में क्रियाशील है। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही छात्र एवं अध्यापक दोनों क्रियाशील होते हैं और दोनों कक्षा में बड़ी मेहनत से, ध्यान से, अलर्ट होकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे यही फायदा है भाई। अब मान लो कभी शिक्षक कोई लेखन वर्ग दे दे, 5 प्रश्न श्यामपट पर लिख दे और कहे कि सॉल्व करो, हल करो इन्हें, तो छात्र, शिक्षक जो है चुपचाप खड़ा होकर देखेगा। तो शिक्षक में क्रियाशील नहीं है, लेकिन छात्र क्रियाशील है। लेकिन कभी क्या हो, शिक्षक जब पढ़ाता है तो क्या होता है, शिक्षक तो क्रियाशील है, वैसे मैं यहां पर अभी समझा रहा हूं, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ ऐसे होंगे जो देख रहे हैं वीडियो, वो चुपचाप शांति से बैठे होंगे, उन्होंने ना कोई पेन पेपर लिया होगा, ना नोट डाउन कर रहे होंगे, ना किताब निकाली होगी जिसमें वो टिक मार्क कर रहे होंगे, और ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इस तरह की अलग विधियों में क्या होता है, दोनों में से कोई एक ही क्या करता है, रुचि लेता है। या तो शिक्षक रुचि लेता है पढ़ाने में, या फिर छात्र रुचि ले रहे होंगे पढ़ने में, ठीक है। लेकिन इस विधि में, आगमन विधि में, दोनों ही क्रियाशील होते हैं। जी हाँ, छात्र और शिक्षक दोनों लगे होते हैं, दोनों अध्यापक, शिक्षक और एवं छात्र जो है दोनों क्रियाशील होते हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं, पढ़ा रहा होता है, दूसरे पढ़ रहे होते हैं। तो ये हो गया भाई विधि के गुण। जी हाँ, आगमन विधि के गुण हमने बात कर दी आगमन विधि की, और उसके गुण भी जान ली, उसकी अच्छाइयां भी जान ली। अब चलिए इसके दोष की ओर बढ़ जाते हैं कि भाई आगमन विधि में कौन कौन से दोष हैं, इसमें कौन कौन सी गलती है। तो पहला भाई, इसमें उदाहरण देने की कला आवश्यक है। यदि कोई शिक्षक को उदाहरण देना नहीं आता तो वो आगमन विधि से पढ़ा ही नहीं सकता। तो आगमन विधि का एक दोष ये है कि भाई इसमें उदाहरण देने की कला तो अत्यंत आवश्यक, उदाहरण देने आना ही चाहिए, ठीक। उदाहरण देने की कला अति आवश्यक है। दूसरा, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अधिक उदाहरण देने पड़ते हैं। जी हाँ, इसमें अगर जब तक छात्र निष्कर्ष तक, फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक बार बार उदाहरण दो, जब तक उन्हें समझ नहीं जाता, उदाहरण फिर दूसरा, फिर आसान उदाहरण, फिर और उदाहरण, यानी बदल बदल के उन्हें, इससे समझ में नहीं आया चलो इससे नहीं आया तो इससे, तो इस प्रकार से समय बहुत व्यर्थ होता है। इसमें निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कई सारे उदाहरण देने पड़ते हैं, उदाहरण देना तो आवश्यक है ही। तीसरा, उच्च स्तर पर इसका प्रयोग अच्छा नहीं होता। जी हाँ, उच्च स्तर पर जो बड़े छात्र होते हैं, अगर भाई उनको करेंगे, या कोई बहुत कठिन प्रश्न समझाना हो या कोई कठिन विषय समझाना हो, तो उस पर अगर ये प्रयोग करेंगे तो सफल नहीं होगा, क्योंकि वो उदाहरण से नहीं, वो सूत्रों से समझा जा सकता है, थ्योरम कॉन्सेप्ट से, आधार से समझा जा सकता है, इसलिए वहां पर ये काम नहीं आते हैं। आगमन विधि उच्च स्तर पर काम नहीं आती है, सिर्फ छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़े बच्चों के लिए नहीं, छोटे छात्रों को पढ़ाने के लिए आगमन विधि नहीं होती, ये छोटे के लिए होती है, बड़ों के लिए नहीं होती, ठीक है। तो चलिए अब बात हो गई हमारी भाई आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि के गुण क्या होते हैं।
आगमन विधि के दोष क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे अगला निगमन विधि के दोष। इसके पहले हम निगमन विधि के गुण पढ़ चुके हैं, उसके दोष नहीं पढ़े। तो यहाँ पर भाई ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न क्रमांक 8 समझ लो आपका। जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 8 है कि भाई निगमन विधि के दोष लिखिए, निगमन विधि में क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या गलतियां होती हैं। ठीक, तो भाई निगमन विधि का पहला दोष ये है कि इसमें छात्र सक्रिय नहीं रहता। जी हाँ, छात्र चुपचाप सुनता है, वो कोई ध्यान से नहीं सुनता, वो कोई क्रिया नहीं कर रहा होता, वो क्रियाशील नहीं होता। तो निगमन विधि में छात्र जो है वो क्रियाशील नहीं होते, वो सक्रिय नहीं रहते, शांत चुपचाप बैठे रहते, कहीं और उनका मन भटकते रहता है। दूसरा, इसमें छात्रों को रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षक खुद ही सब पढ़ता है, छात्रों को सुनते हैं, तो छात्रों को दोहराने के लिए कहा जाता है। तो इससे भाई रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, छात्रों के अंदर रटने की प्रवृत्ति आ जाती है। जी हाँ, निगमन विधि का दोष ये है कि जो छात्र हैं वो क्रियाशील या फिर सक्रिय नहीं होते। दूसरी बात कि उनके अंदर रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, वो रटने ज्यादा लगते हैं। तीसरी बात, छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग कठिन है। जी हाँ, छोटी कक्षाओं में प्रयोग कर ही नहीं सकते ना हम। छोटे कक्षा में सूत्र, छोटे कक्षा में हम लोग कैसे सिखाएंगे, बहुत सारे जो सूत्र होते हैं, परिभाषाएं होती हैं, उन्हें कैसा बनाएंगे। ठीक है, तो छोटे कक्षाओं में इसे हम भाई नहीं बता सकते, छोटे कक्षा के लिए सही नहीं है, इसका ध्यान रखना है। अब ये जो आगमन विधि है ये उच्च स्तर के लिए अच्छा नहीं है, और जो निगमन विधि है वो छोटे स्तर के लिए, निम्न स्तर के लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, निगमन विधि निचले स्तर, न से निगमन न से निचला, याद रखोगे, कॉन्सेप्ट है, आइडिया याद रखने का, ऐसे याद रखते हैं। जब कभी कंफ्यूजन वाला चीज आता है आगमन निगमन इसका इसमें, तो मैं हमेशा कुछ ऐसे ट्रिक बना लेता हूं कि ऐसे याद रखूं, न से निचला और न से निगमन। तो निचले स्तर पे निगमन विधि को पढ़ाते हैं भाई। ठीक है, छोटी कक्षा में इसका प्रयोग कठिन है, तो निगमन विधि को आप छोटी कक्षा में प्रयोग नहीं कर सकते। निगमन नहीं, निचली, ठीक है, निचली कक्षा में निगमन का प्रयोग नहीं कर सकते, उसका प्रयोग जो है निचली कक्षा में इसका प्रयोग कठिन है, इस बात को ध्यान रखो। अब निगमन में नहीं कर सकते छोटी कक्षा में, तो भाई आगमन में तो कर ही सकते छोटी कक्षा में। हाँ, इसमें बड़ी कक्षा में नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिए। निगमन को बड़ी कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आगमन को बड़ी में नहीं कर सकते। आगमन को छोटी कक्षा में प्रयोग कर सकते, लेकिन निगमन को छोटी कक्षा में प्रयोग नहीं कर सकते। तो भाई ये हो गया आगमन क्या होता है, आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि के गुण क्या है, आगमन विधि के दोष क्या है। साथ ही साथ हमने इसके पहले निगमन विधि के गुण पढ़े थे, और निगमन विधि के दोष भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए। तो आई होप आपको अब समझ में आएगा कि भाई आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, आगमन के गुण क्या है, आगमन के दोष क्या है, निगमन विधि के गुण क्या है, निगमन विधि के दोष क्या है। तो भाई आगमन निगमन के ऊपर सब कुछ पढ़ के जाना। 4 प्रश्न पूछे थे भाई, 4, इस बात को ध्यान रखिए, 4 प्रश्न पूछा गया था इस पर से। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने की बड़ी आसानी होगी रिवीजन करने में। अपनी गाइड में, अपनी बुक में आप पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है बहुत ध्यान से डिटेल में पढ़कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो छात्रों, गणित विषय है और हमें प्रश्न सॉल्व करने के लिए, उत्तर देने के लिए नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, जब भी गणित का बात आती है तो हमें प्रश्न हल करने की बात होती है। जी हाँ, गणितीय प्रश्न को हल करना होता है। तो यहां पर इस प्रश्न पत्र में, इस पेपर में डीएलएड के आपको कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं। जी हाँ, साधारण होते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना के ही, लेकिन होते हैं, और उन प्रश्नों को हमें उत्तर देना आना चाहिए। और सिर्फ उत्तर देना जरूरी नहीं है, सही ढंग से उत्तर देना, यानी छात्रों को कैसे समझ में आएगा, छात्र के लिए आसान से आसान तरीके से उत्तर देना जरूरी होता है। तो उसी प्रकार का हमें उत्तर देना है। तो किस प्रकार के हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी की बात हम करने जा रहे हैं। तो उदाहरणार्थ मैं यहां पर आपको 2 प्रश्न कराऊंगा। तो देखिए यहां पर प्रश्न क्रमांक 9 कुछ दिया हुआ इस प्रकार से। प्रश्न कैसा है कि एक आम की पेटी में 42 आम आते हैं। जी हाँ, एक आम की पेटी में 42 आम आते हैं। ऐसे ही 265 पेटियों में कितने आम आएंगे। तो सवाल यह है कि एक पेटी में 42 आम आते हैं, तो ऐसे ही 265 पेटियां हैं, तो उसमें टोटल कितना आम आएंगे। जी हाँ, टोटल कितना आएगा। तो इस सवाल में करते क्या है, जब हमें टोटल पूछता है, जब टोटल पूछता है तो जब समझो हमें गुना भाग करना होगा। ठीक है, अगर कम दिया है और ज्यादा का पता करना है तो गुना करना होता है, आप जानते हैं। अगर ज्यादा दिया है, कम करना पड़ता है तो भाग करना पड़ता है, आप जानते हैं। जी हाँ, जब कभी कम चीज दी हो और ज्यादा का पता करना हो तो गुना करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ज्यादा होता है। जब कभी ज्यादा दी हो और कम करना है, कम लाना है, तो हमें भाई क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, क्योंकि भाग से कम होती है वस्तु, कम होते हैं अंक, ये तो आप जानते हो। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना भाई, कम से ज्यादा पर जाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पहले तो ये बताइए भाई, लिखिए, प्रश्न में जो भी दिया होता है हमको लिखना होता है। हम छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं कि दिया हुआ, गिवन दैट जो है वो लिखो पहले, सबसे पहले। तो भाई क्या दिया हुआ है, एक आम की पेटी में आम आते हैं, कितने आम आते हैं भाई, 42 आम आते हैं, ये भी लिख लो। हमारे पास कुल पेटियां कितनी है, 265 पेटियां है, ये भी लिख लो। और फिर कितना पेटियां को पता कैसे करना है, कुल कितने आम होंगे इन 265 पेटियों में। तो एक जो दिया हुआ है उसका गुना कर दो, एक पेटी में 42 है और 265 में कितने होंगे, तो एक में 42 आम है तो 2 में भी 42 होंगे, ऐसा 2 3 ऐसा 42 42 42 करके
प्लस करना होगा, उससे अच्छा 42 इंटू जितनी पेटियां हैं, जितने नंबर ऑफ पेटियां हैं, जितनी संख्या पेटियों की उससे गुना कर दीजिए। तो 42 इंटू 65, क्योंकि हर पेटी में 42 आम है, 265 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए गुना करना देख लेते हैं। आसान भाषा में समझाता हूं, अगर आपको आता तो है ही, लेकिन अगर आप भूल गए हैं, यदि आपको कठिनाई होती है तो आसान तरीके से गुना कैसे करते हैं देख लीजिए। 265 इंटू 42 सीखिए। जब कभी ऐसे कम संख्या होती है तो नीचे क्रॉस करना सीखिए, ये भी क्रॉस करना होता है, खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। अब 2 गुने 5, 5 का 5 दूने 10 होगा, 2 5 10, 10 को शून्य हासिल लगा, 1 लिख दिया। 2 छक 12, 12 और 1 हासिल था भाई 13, 13 को 3 लिख दिया, बचा 1, ठीक है। 2 दूनी 4 और 1 5 लिख दिया। अब भाई ऐसा लिखना तो यहां भी क्रॉस कीजिए, क्योंकि जब दूसरे का गुना करते हैं तो इकाई दहाई जैसा छोड़ते चलते हैं, तो 1 क्रॉस कर दीजिए। अब 4 का 5 से, 4 5 20 को शून्य हासिल, भाई हमने लिख दिया 2। 4 का फिर 6 से, 6 चौके 24, 24 और 2 26 का भाई 6 लिख दिया, बचे फिर से 2 हासिल, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 लिख दिया हमने। तो अब हो गया हमारा। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 0 के नीचे 0, 3 के नीचे 3, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, तो 1 और 0 1 और ये 1 लिख दिया। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से भाई गुणनखंड करते हैं, इस प्रकार से गुना करते हैं। आपको सवाल जो है, प्रश्न जो है, उसकी टेक्निक समझनी होगी, क्या पूछा गया ये समझना होगा। देख लो ना, 42 आम आते हैं एक पेटी में, लिखा हुआ देखो, एक पेटी, ये हमारा महत्वपूर्ण। कितने आम? 42 आम, यानी 1 इक्वल्स टू 42। तो भाई 265 इक्वल्स टू कितना होगा, यानी 265 में कितना होगा, तो वही 42 का गुना कर दो भाई 265 के साथ, है गुना कर दो तो मिल जाएगा। 265 इंटू 42 कर दो तो हमें मिल जाएगा। कुल इतने आम आते हैं भाई, कुल इतने। तो हमें उत्तर भी लिखना होता है कि उत्तर हो गया भाई ये हमारा उत्तर है। 200 इतने आम हमें मिलते हैं 265 पेटियों में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कि ऐसा एक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में यही बात हुई है भाई, कि यहां प्रश्न ये है कि एक कारखाने में प्रति माह 912 साइकिलें तैयार होती है। जी हाँ, एक कारखाने में प्रति माह 912 साइकिलें तैयार होती हैं। तो 9 वर्षों में कुल कितनी साइकिलें तैयार होंगी? पहले प्रश्न की तरह भाई यहां भी एक कारखाने में प्रति माह, मतलब कि एक महीने में 912, और पूछा है 9 वर्षों में कितना, तो 9 वर्ष अधिक होता है, यानी 1 का दिया है, 9 का पूछा है, तो हमें गुना करना पड़ेगा। जब छोटी चीज दी हो और कम बड़ी चीज को पता करने बोल दिया जाए तो हम गुना करते हैं, या फिर बड़ी दी हो और छोटे का पता करने बोले तो हम भागाकार करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां भी गुणाकरण करेंगे। तो सबसे पहली बात तो भाई हमें पता करना पड़ेगा कि 9 वर्षों में कितनी, हमें माह का दिया है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा गुना नहीं कर देंगे, 9 इंटू 1 भाई नहीं कर सकते, क्योंकि माह में दिया है और वर्ष में पूछा है। तो पहले वर्ष को माह में बनाओ भाई, है ना, पता करो कितने माह होते हैं भाई 9 वर्षों में। तो एक वर्ष में 12 माह, तो भाई 9 वर्ष में कितने, 12 इंटू 9 कर दो, 108 माह आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक माह का और 108 माह का, एक माह में कितनी साइकिल बनती है पता चल गया, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, इसको बोलते हैं सरल रूप में लाना, सरलीकरण करना। जी हाँ, अगर यहां भी माह में दिया है और यहां भी माह में पूछा तो हम बदलते नहीं, लेकिन यहां माह में दिया था, यहां वर्ष में पूछा था, तो हमने पहले वर्ष को माह में बदला, उसके बाद फिर गुना करेंगे। जी हाँ, एक कारखाने में एक माह में 912 साइकिलें, तो 108 माह में कितने भाई, 108 इंटू 912 कर लो। जी हाँ, 108 का 9 से गुना कर देना, ठीक है। अब सब मैं नहीं करूंगा, ये करके मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है। जी हाँ, आपका गृह कार्य है, या ये होमवर्क घर पर कीजिए। जैसे ही आपका वीडियो देखकर हो जाए, ये प्रश्न आप देख ले, फट से पेन निकाल कर अभी आप गुना करके देखिए, और उत्तर भाई कमेंट कर दीजिए कि क्या उत्तर आया इसका, 108 गुणे 912 क्या उत्तर है, कमेंट कर दीजिए। तो ये हो गया भाई हमारा क्या, हमारा उत्तर यहां पर आ जाएगा, आप करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा प्रश्न, जो हमारे मौखिक प्रश्न जैसे होते पूछे जाते हैं, कुछ कुछ सवालों की तरह जिन्हें हमें हल करने होते हैं। तो ये प्रश्न भी डीएलएड के एग्जाम में पूछते हैं, ऐसे कुछ गुना करने वाले, कुछ भागाकार, कुछ साथ ही साथ जोड़ घटाने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आएंगे, कुछ इस प्रकार के आएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, जनरल आइडिया हो जाए आपको, ये बताने के लिए बस, है ना। ऐसे ही नहीं आते एकदम, ठीक है। तो बदल के आएंगे, नंबर बदल सकते हैं, तरीका बदल सकता है। तो ये हो गए हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, इस इकाई 2 के हमने सभी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर ली। एक बार फिर से याद दिला दूं, आगमन विधि निगमन विधि को पूरा पढ़कर जाइएगा भाई। 4 प्रश्न पूछे थे, हर साल पूछते हैं, इस साल भी पूछेंगे, कम से कम 2 प्रश्न तो आना है ही फिक्स। तो भाई पढ़कर जाइए, आगमन विधि निगमन विधि, उसके गुण, उसके दोष, उसके बीच का अंतर सब पढ़कर जाइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों सहित इकाई 2 के। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेज के साथ, देखते रहिए जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के डीएलएड के पाठ्यक्रम को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।